अफ्रीका महादेश समय समय पर चर्चा का विषय बना रहता है और फिर से एक बार अफ्रीका से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भू राजनीतिक विषय जो है चर्चा का विषय बना है। ये आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे जो मानचित्र आपको दिख रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना। एक चीज समझिएगा, जितने भी हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उसमें मैप का बहुत बड़ा रोल है। आप सभी के प्रीलिम्स में या मेंस में जो प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में खासकर, तो कई बार कोई मुद्दा चर्चा का विषय बना रहता है और उसके आसपास का मैप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स होगा, मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊं। आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि जब भी कोई भी विषय आप सुनिए या पढ़िए, चर्चा में जो भी मुद्दा पढ़िए, एक बार अपने पास एटलस जरूर रखा करिए। एटलस में उसको देखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी मेरी क्लासेस जो भी करंट अफेयर्स की आपकी रहेंगी, उसमें हम मानचित्रण को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है अफ्रीका महादेश का, यहाँ के हम ज्योग्राफिकल मानचित्र को भी समझेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 देश हैं आप सभी के, ठीक है। एक ये सोमालिया है आपका यहाँ पे, है ना। 4 क्या 3 देश आमतौर पे, लेकिन कई जगह इरिट्रिया को भी जोड़ लेते हैं तो 4 देश हो जाते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब ये देखिए, एक बार 1 मिनट में आपको अफ्रीका का मैप लेता हूं। ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। चूंकि पूरा मामला सोमालिया से है और सोमालिया में एक नया देश जो है आप सभी का, उसको मान्यता प्रदान की गई इजराइल के द्वारा, जिसका नाम है सोमालीलैंड, है ना। तो अभी हम सोमालीलैंड के बारे में बात करेंगे पूरा मुद्दा। पहले एक बार यहाँ के पूरे इस पूरे भू राजनीतिक स्थिति को देखिए। ये पूरा मैप है। ये जो आप देख रहे हैं 3 देश, एक जिबूती है यहाँ पे सोमालिया है और ये इथोपिया है। ऊपर देख रहे हैं इरिट्रिया है। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन चारों देशों को मिला देते हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सिंह नुमा आकृति देख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये आपका लाल सागर है, रेड सी है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है यहीं पे, ठीक है। नहीं, अदन की नहीं है, यहाँ पे गल्फ ऑफ जो है बारबेरा है यहाँ पे। और ये आपका जो है यहाँ पे रेड सी वाला क्षेत्र है, लाल सागर वाला क्षेत्र है। अदन की खाड़ी जस्ट बगल में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यमन कंट्री है ना। ये यमन है, इसके जस्ट ऊपर सऊदी अरेबिया है। इधर आप देखेंगे तो ऊपर मिस्र का हिस्सा लगा हुआ है, आपका सिनाई प्रायद्वीप है। थोड़ा सा इस मैटर को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में क्यों बना हुआ है। अभी हाल ही में इजराइल ने एक देश है, 1991 में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। दरअसल है तो ये सोमालिया का हिस्सा, ठीक है, सोमालिया है। आप ये मानचित्र देखिए, मैं यहाँ पे मानचित्र ड्रॉ कर रहा हूं। एक एक चीज देखते हुए चलिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जितना भी हिस्सा मैं रेड करूंगा, ये पूरा हिस्सा आपका सोमालिया देश है। सोमालिया देखा जाए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं है किसी तरीके से, और देश में लगातार हिंसक गतिविधियां चलती हैं। पायरेसी का मुद्दा लगातार, जो समुद्री डकैती वाला मुद्दा है, यहाँ पे सोमालियन लुटेरे भी बहुत एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में जो है। तो सोमालिया हमेशा अशांत ही रहा है और अभी पूरी तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात हमेशा बने रहे इस पूरे क्षेत्र में। तो ये सोमालिया वाला क्षेत्र, ये है सोमालीलैंड। आप ये हिस्सा देख रहे हैं सोमालीलैंड। ये 1991 में लगातार यहाँ पर जो है, मतलब सोमालिया से अलग होने के बाद ये स्वयं पर शासन कर रहा है सोमालीलैंड। और सोमालीलैंड मतलब सोमालिया का हिस्सा है, लेकिन ये क्षेत्र अपना जो है अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन देश के अंदर चलता है। अब सोमालीलैंड लगातार वैश्विक मान्यता, मतलब देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई देश के अंदर कोई अपने आप को नया देश बनाना चाहे, कोई किसी देश से कोई हिस्सा अलग होकर के यदि वो देश बनना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया राजनयिक मान्यता होनी चाहिए। मैंने आप सभी को पॉलिटी की क्लास में एक चीज समझाया था कि कोई भी राज्य के बनने के लिए उसके पास 4 पैरामीटर्स होने चाहिए। 4 मानकों पर कोई राज्य बनता है। पहला पैरामीटर क्या है, वहां पर निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज संप्रभुता होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन यदि किसी को देश बनना है तो सबसे बड़ी चीज होती है उसको डिप्लोमेटिक जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो राजनयिक मान्यता के बिना, और उसके लिए भी यूनाइटेड नेशन के जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं, ज्यादातर देश यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है,
उनमें से आधे से ज्यादा देशों के द्वारा या महासभा असेंबली के द्वारा भी उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो सोमालीलैंड 1991 में इस क्षेत्र में स्वायत्त शासन तो कर रहा है, ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे बिहेवियर तो कर रहा है, लेकिन लगातार अपने आप को एक जो है कंट्री के तौर पे स्टैब्लिश करने के लिए, एक राजनयिक मान्यता के लिए लगातार प्रयासरत है ये क्षेत्र। ठीक है, सोमालीलैंड। ठीक है, तो अभी हुआ क्या एक्चुअल में, पूरा का पूरा मामला समझिए। अभी आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में काफी तनाव हुआ और वो तनाव का विस्तार भी हुआ, है ना। वो विस्तार लेबनान तक गया, वो विस्तार ईरान तक गया, है ना। फिर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। तो अभी हाल ही में इजराइल ने क्या किया है, ये जो सोमालीलैंड वाला क्षेत्र है इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी है। समझिएगा, ठीक है। सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मान लिया है। किसने मान लिया है? इजराइल ने मान लिया है। तो अब आप समझिए यहां पर, अच्छा इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। लंबे समय काल से सोमालीलैंड जो है ये इथोपिया के साथ, अमेरिका जैसे देश के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने मान्यता नहीं प्रदान की थी। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो थे, राजनयिक जो है एस्टेब्लिशमेंट तो था, लेकिन किसी ने मान्यता नहीं दी। पहला देश बना आपका इजराइल अभी ये करने वाला। ठीक है, तो यूएई का एक जो है यहाँ पे सैन्य अड्डा भी है सोमालीलैंड में, ऐसा दावा किया जाता है। और यूएई की कई सारी पोर्ट कंट्रियां हैं जो एयरपोर्ट और बंदरगाह का निर्माण करती हैं। जैसे डीपी वर्ल्ड, उसका सोमालीलैंड में एक शहर है बरबेरा, है ना। बरबेरा बंदरगाह भी स्टैब्लिशमेंट कर रही है। ये आप देख रहे हैं बरबेरा की खाड़ी ही बोलते हैं इसको, तो यहीं पर एक बरबेरा बंदरगाह भी है आपका। तो ये जब मामला आया, इसराइल ने जब इसको एक स्वतंत्र देश के तौर पे सोमालीलैंड को एक्सेप्ट किया, तो अब आपको लाजमी है जो आसपास के जितने भी देश होंगे वो निश्चित तौर पे, और खासकर अरब देश, है ना, पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है विरोध करने लग जाएंगे। तो अरब देशों में एक तो अरब लीग, पूरा का पूरा अरब लीग है, उसने इसका विरोध किया। जो आपका जीसीसी है ना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो आप सभी की है, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी यूनियन के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। इस्लामी सहयोग संगठन OIC के जितने भी लीडर्स हैं उनके द्वारा भी इसका, तो और इसके साथ साथ चाइना ने भी जो है अभी विरोध किया इस बात का कि आपने मान्यता कैसे दे दी। ठीक है, तुर्की व सोमालिया सहित कई देशों ने बहुत कड़ी आलोचना की इसमें इजराइल को लेकर के। ठीक है, तो क्योंकि सोमालिया आप समझिए अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी लगती है आपका अरब सागर की। अरब सागर और इधर लाल सागर और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे एक तरीके से जो ट्रेडिशनल रूट है आपका ट्रेड का, वो लाल सागर से होकर ही जा रहा है ना। लाल सागर से होकर ही जा रहा। अभी चाइना ने नया रूट भी बनाया है, आर्कटिक एक्सप्रेस करके एक नया रूट भी डेवलप किया है, लेकिन अभी जितना भी व्यापार होता है मुख्य तौर पे स्वेज नहर वाले रास्ते में लाल सागर से ही होता है। तो इसमें आप देखें सोमालिया अफ्रीकी नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब आप एक समझिए एक स्ट्रेटजिक इसका जो है सेगमेंट है। तो सोमालिया अभी यहाँ पर, सोमालिया में तुर्की का एक बहुत बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा भी है। सोमालिया को तुर्की से बड़े स्तर पर सैन्य और आर्थिक और मानवीय सहायता भी मिलती है। तो तुर्की ने इस फैसले को एक तरीके से, तुर्की के लिए जो सोमालीलैंड एक नया देश बना, तो तुर्की के लिए भी, तुर्की ने यहाँ पे बहुत निवेश कर रखा है, तो तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, संकट बन जाएगी, है ना। अभी तुर्की यहाँ पे सोमाली तट पे ऊर्जा के लिए ड्रिलिंग भी शुरू करने वाला था, और कई सारे समझौते भी हाल ही में हुए हैं। साथ ही आप समझिए जो इथोपिया है ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, इसके पास समंदर नहीं है। ठीक है, इथोपिया और मैंने जैसे आपको बताया सोमालीलैंड के बीच में डिस्कशन चल रहे थे, डिप्लोमेटिक डिस्कशन चल रहे थे। क्यों? क्योंकि इथोपिया जो है सोमालीलैंड के बंदरगाह का भी यूज कर रहा था और साथ साथ यहाँ के सैन्य अड्डे और तटीय क्षेत्र का भी यूज कर रहा था। तो अभी पिछले वर्ष जो है, जो इथोपिया और सोमालीलैंड के बीच में जो समझौते हुए थे इस मुद्दे को लेकर के, तो इसको लेकर के भी ये सोमालिया वाला जो ये क्षेत्र है जिससे अलग होकर के सोमालीलैंड आपका डेवलप हो रहा है, तो इथोपिया के साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इथोपिया से इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट हुए। तो आप समझिए पहली बात इसको, देखो ये जितना भी मामला है ये अब एक बड़े गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी गृह युद्ध जैसे कंडीशंस थे, लेकिन अब एक बड़े गृह युद्ध की तरह जा रहा है। और एक बार मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चलता हूं। यदि आप विश्व इतिहास को देखें तो ये पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के शासन में था, और ब्रिटेन जहां जहां गया है वहां वहां तनाव ही तनाव है।
और ब्रिटेन मतलब ये पूरा का पूरा जितना भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सोमालीलैंड ब्रिटेन का एक संरक्षित क्षेत्र था। 26 जून 1960 को सोमालीलैंड राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1 जुलाई 1960 को इतावली सोमालीलैंड के साथ इसका विलय कर दिया गया और सोमालिया गणराज्य बनाया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं बताता हूं। ये आप देख रहे हैं सोमालिया है, ये सोमालीलैंड है और ये सोमालिया इतावली वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये ब्रिटेन के पास था और ये क्षेत्र आपका जो है इन दोनों को मिला करके जो है सोमालिया गणराज्य आपका बनाया गया था। ठीक है, तो सोमाली सरकार के अधीन रहते हुए उत्तरी राजनीतिक और आर्थिक असमानता और प्रशासनिक अनदेखी का लगातार यहाँ पे समस्याएं आई हैं। इस कारण से 1970 और 1980 के दशक में यहाँ पर जो है एक प्रदर्शन चालू हुए और इसने अपने आप को एक स्वायत्त देश के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, लंबे समय काल से सिविल वार यहाँ चल ही रहा है, हिंसा, व्यापक विस्थापन, बहुत शरणार्थी समस्या, विभिन्न समस्याएं आई हैं। अब देखिए सोमालीलैंड को लेकर के जो पूरा मुद्दा इतना गहमा गहमी में इजराइल करा, ये नया देश बन गया, तो अल्टीमेट इसके पीछे का कारण समझिए। इसकी जो स्थिति है, पहली बात तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है, अदन की खाड़ी के किनारे है, दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, सुएज नहर से होकर गुजरने वाले जितने भी व्यापारी हैं यहीं से होकर के जाता है ना। यहीं पर ही आपका बेरबारा बंदरगाह है ना, इस इलाके का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। यहाँ पे व्यापार और एक तरीके से जो सबसे बड़ी आज के टाइम पे हो गया है सैन्य दृष्टिकोण से इजराइल की यहाँ पे मौजूदगी का मतलब है लाल सागर पर कंट्रोल। अच्छा, इजराइल क्यों इसको अब इंपॉर्टेंस दे रहा है? क्योंकि इजराइल चाह रहा है कि लाल सागर पर कंट्रोल स्टैब्लिशमेंट करे, ये पूरा जो गल्फ ऑफ बेरबरा, और वो इसके साथ यदि संबंध बेहतर कर लेता है तो लाल सागर पे उसकी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है स्थापित हो जाएगी। दूसरा जो है ये पूरे क्षेत्र में ना प्राकृतिक भंडार बहुत है। अभी अफ्रीका के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अफ्रीका का जिस स्तर पर दोहन होना चाहिए नहीं हुआ है। तो यहां पर तेल बहुत है, प्राकृतिक गैस बहुत है, और भविष्य में समझिए जो भी इन क्षेत्रों पर मतलब जो है प्रभाव इस्टेब्लिशमेंट होगा जिनका भी, तो ये आने वाले भविष्य का जो है एक तरीके से बंदरगाह और आने वाले भविष्य के महाद्वीप के तौर पे अफ्रीका को देखा जाता है। तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और जो है भंडार की स्थितियां भी बड़े स्तर पे है। दूसरा, सोमालिया में एक सबसे बड़ी जो समस्या रही है, दशकों से जो है आतंकी संगठनों का, यहाँ पर आतंकी संगठन कहें, पायरेट्स कहें, समुद्री लुटेरे कहें, यहाँ पे लंबे समय काल से जो है इनका प्रभाव बना रहा है। ठीक है, अपने दम पर जो है सोमालिया और यहाँ की पुलिस, यहाँ की सेना ने अपना लोकतंत्र, और इसे एक तरीके से ये समझिए कि जो ये सोमालीलैंड वाला क्षेत्र है थोड़ा सा इन चीजों से बचा हुआ है ना। ये एक शांत क्षेत्र है और ये बहुत ही अशांत क्षेत्र है, लेकिन ओवरऑल स्थिति हर जगह एक जैसी है, बहुत गरीबी है, भुखमरी है, बहुत बुरी स्थिति है। तो 1991 में सोमाली राज्य पूरी तरीके से दो भागों में टूट गया, एक सोमालीलैंड बन गया और एक आपका जो है सोमालिया, अभी जो वर्तमान में इतावली राज्य है उसी तौर पे है। सोमालीलैंड ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, अलग राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में होने के कारण से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं पे अदन की खाड़ी के नजदीक होने के कारण से अरब देशों के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो राजधानी स्टैब्लिशमेंट हो रही है उसका नाम है हरगेइसा, है ना, हरगीसिया भी बोलते हैं, हरगेइसिया भी बोलते हैं। तो यहाँ का शासन प्रशासन जो सोमालीलैंड का चलता है वो हरगीसिया से चलता है। ठीक है, सोमालीलैंड का अपना संविधान है, अपनी निर्वाचित सरकार है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पे सुरक्षा बल भी खुद के ही हैं, अलग से मुद्रा भी यहाँ पे चलती है, अलग से राष्ट्रीय प्रतीक भी चल रहे हैं, और यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं और पारंपरिक कबीलाई व्यवस्थाओं का समन्वय करती है। चूंकि अफ्रीका में आप सभी को पता है कि अफ्रीका में जनजातियों का निवास स्थान रहा है पूरा का पूरा अफ्रीका, है ना। तो यहाँ पे चूंकि जनजातियां रही हैं तो यहाँ पे अभी भी कबीलाई व्यवस्था देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक तरीके का डेमोक्रेसी भी है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी भी सोमालीलैंड में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और साथ ही यहाँ पे कबीलाई व्यवस्था भी देखने को मिलती है। द्विसदनीय विधायिका भी है ना। यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों का जो सदन है जिसको गुर्ती कहा जाता है ना, नियमित चुनाव होते हैं बकायदा, यहाँ पे मतलब प्रॉपर एक डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे है या पशुपालन पे है। ठीक है, और खाड़ी देशों में पशुओं का निर्यात भी किया जाता है, उसी से इनको जो है पैसा ज्यादातर मिलता है।
सोमालीलैंड का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कारण ये है, जैसा कि मैंने आपको कई सारे कारण बताए, कि इसका जो इंपॉर्टेंस है, खासकर राजनीतिक और रणनीतिक कारण है ना, लाल सागर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझिए, इजराइल ने क्यों मान्यता प्रदान की, इसके पीछे एक तो मैंने आपको बताया लाल सागर में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। यमन में हूती विद्रोही है, ये घटनाक्रम आपने कई बार सुना भी होगा, मैं भी आपको इस पे विस्तार से अलग से एक सेशन भी लूंगा। यमन में हूती विद्रोही हैं और हूती विद्रोही भी समय समय पर जो है इजराइल को जो है अशांत करते रहते हैं, इजराइल पे हमला भी होता रहता है। अभी हाल ही में जब हमास वाला जो पूरा मामला था उसमें हूती विद्रोहियों ने हमास का साथ दिया था। तो इजराइल इस पूरे क्षेत्र में, और यमन देखिए, यमन के साथ बॉर्डर लगती है इसकी, है ना, स्थल बॉर्डर नहीं है, ये आपका यमन है और ये आपका सोमालीलैंड है। तो यहाँ पे हूती विद्रोहियों पर नियंत्रण स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है, यमन आपका ईरान समर्थित भी है, ये भी समझिए, ईरान का भी यहां पर प्रभाव रहता है यमन वाले क्षेत्र में। तो सोमालीलैंड एक ऐसे सहयोग के लिए एक आदर्श देश है जहां पर इजराइल को संघर्षरत क्षेत्र के तौर पे ऑपरेशनल एरिया मिल जाएगा, और कभी भी यदि हूती विद्रोही करते हैं तो इसके माध्यम से इजराइल अपनी यहां पर, तो इजराइल इसलिए यहां पे अपना इंटरेस्ट, इजराइल का पहला है यहां पे स्ट्रेटेजिक कारण, है ना। तो इजराइल ने सोमालीलैंड को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे एक ऐतिहासिक मान्यता देने के पीछे एक तरीके से उसका एक स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज ये है ना, हूती विद्रोहियों के खतरे को टालने के लिए काम किया। दूसरी चीज आर्थिक कारण है। अभी आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली सोमालीलैंड को बड़े स्तर पे, अभी पहला देश इजराइल ही बना है। तो सोमालीलैंड पे विदेशी कर्ज बहुत है, ना तो विदेशी कर्ज मिलता है इसको, ना कोई सहायता मिलती, ना तो कोई निवेशक यहाँ पे आता है ना, निर्धनता का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग, गरीबी से जूझ रहे हैं, है ना। तो एक तो ये जो मान्यता मिलनी चालू, क्योंकि इजराइल आगे आया है तो अभी बहुत सारे देश आगे आएंगे, इजराइल का प्रभाव है, दबदबा है, तो इजराइल के समर्थन वाले देश आएंगे, हो सकता है अमेरिका भी दिखे। अमेरिका के साथ काफी टाइम से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन चल भी रहे थे, मान्यता नहीं मिली थी, तो मान्यता की स्थिति भी बनेगी। अभी देखो, इजराइल भी अपने अस्तित्व के लिए लगातार प्रयासरत है, अभी इजराइल को भी बहुत सारे देश देश नहीं मानते, तो इजराइल उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर और यहाँ पे बाबल मंडप स्ट्रेट है आपका, उसके निकट होने के कारण से स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन, समुद्री मार्ग, दुनिया भर का कारोबार, इन सब के कारण से यहाँ की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर देखते हुए भी सोमालीलैंड को एक राष्ट्र के तौर पे दर्जा देने का काम इजराइल ने किया है। सबके अपने अपने हित हैं, देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपने अपने हित ही सर्वोपरि होते हैं, ठीक है। कूटनीति का सबसे बड़ी नीति यही है कि जहां पर राष्ट्रीय हित जो है टकराएं, और राष्ट्रीय हितों का जिसका राष्ट्रीय हित पूर्ति हो रही हो वो उसी हिसाब से उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला था। मैंने आपको प्रयास किया इस पूरे सेशन में कि यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझिए, और देखो डिटेल में एक बार हम जब क्लास करते हैं ना, जब हमारी क्लास होगी इसी मुद्दे को लेकर के, जब आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, तो मैं अफ्रीका और अफ्रीका के देश जितने भी हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, बैच के अंदर सारे आपको कंटेंट मिलेगा। बस थोड़ा सा आप थोड़ा इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। अफ्रीका में आपका जो है नॉर्थ अफ्रीका है, पूरा नॉर्थ अफ्रीका जिसमें जितने भी देश हैं, है ना, अफ्रीका को आप कम से कम जो है 3 भागों में बांट करके पढ़िए। एक तो नॉर्थ अफ्रीका, है ना, दूसरा सेंट्रल अफ्रीका ये वाला हिस्सा, और तीसरा साउथ अफ्रीका, ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अलग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा देश नहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो आप जो है इसको इस तरीके से एक बार ना अलग अलग बांट करके इसकी राजधानियां याद कर लीजिए, कौन सा देश है, उसकी क्या राजधानी है, क्या मुद्रा चलती है। देश राजधानी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें आपको। और ये एक मुद्दा था सोमालीलैंड का, तो मैंने आपके साथ चर्चा किया क्योंकि हाल ही में चर्चा में है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से आ गया होगा। एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे बताइएगा, दीजिएगा, ठीक है।